नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में आज वर्ष 2021 के जीएस 4 का डिस्कशन हम करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ सूचना आपको देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इस बारे में, इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अपनी उत्तर लेखन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना अनिवार्य है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होता है उसमें कहीं ना कहीं पे एक कीवर्ड छुपा होता है। उसी कीवर्ड को आपको ढूंढ के निकालना है और उसके अनुसार ही आपको अपना उत्तर तैयार करना है। अब जो उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों, उसको आप 3 भागों में विभाजित करें। ये जो पहला भाग है इसको हम इंट्रोडक्शन या फिर परिचय कहते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आप पूरा उत्तर 100 शब्दों में लिख रहे हैं तो ऐसा माने कि आपको इंट्रोडक्शन 1/10 भाग इसका, यानी कि 10 शब्दों में समाप्त करना है। अब बात आती है इन 10 शब्दों में हम लिखेंगे क्या। तो कोई भी उत्तर शुरू करने के लिए आपको भूमिका बनानी पड़ती है। भूमिका आप किस प्रकार बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में विषय दिया हो उसकी परिभाषा लिखकर आप शुरू कर सकते हैं। उसके संबंध में अगर आपको कोई तथ्य या डेटा मालूम है तो आप उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा या फिर उस विषय के आप पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में लिख सकते हैं। फिर दोस्तों, जो ये होता है दूसरा भाग, इसको हम लोग मेन कंटेंट या फिर विषय वस्तु कहते हैं। भाई, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में एक्चुअली मांगा गया है, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जो कंटेंट आपको लिखना है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब इसको मजबूती देने के लिए आप तथ्यों का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी रिपोर्ट में इस सब्जेक्ट, इस विषय वस्तु के संबंध में कुछ कहा गया हो, उस रिपोर्ट का आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं और माननीय न्यायालयों के निर्णयों का आप उल्लेख कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अलाउ करता है तो आप यहाँ पे मैप बना सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, जो तीसरा भाग है वो हमारे उत्तर का कंक्लूजन होता है या फिर निष्कर्ष होता है। जब आप कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखें तो एक चीज़ ध्यान रखें, ना तो एक किसी मुद्दे के बहुत ज़्यादा पक्ष में बोलें, ना उसके विपक्ष में बोलें। आपको यहाँ पे मुद्दे को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अपने दृष्टिकोण को संतुलित आप रखिए। उसके अलावा दोस्तों, आप एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। यानी कि अगर मान लिया अभी कोई समस्या है तो ये बात हमने मान ली, लेकिन आप ये बताएं कि अगर क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे वो समस्या का समाधान निकल सके। तो ये जो है, ये आपके एक आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसी अप्रोच को फॉलो करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद कोशिश करें जो निष्कर्ष है वो सकारात्मक नोट पे आप समाप्त करें। और अगर क्वेश्चन आपको इतनी अनुमति देता है तो आप यहाँ पे एक समाधान भी लिख सकते हैं समस्या का, जो कि क्वेश्चन में डिस्कस की गई हो। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, क्या इंडिविजुअल मोरालिटी का कोई बियरिंग है डिसीजन आपके पब्लिक लाइफ के जो आप लेते हैं उनके ऊपर। यानी क्या व्यक्तिगत नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है। तो दोस्तों, इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं ये लिखते हुए कि एक्चुअली इंडिविजुअल मोरालिटी के क्या ट्रेट्स होने चाहिए, यानी व्यक्तिगत नैतिकता के क्या लक्षण होते हैं, उनका वर्णन करके आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर आगे आप ये चर्चा करें कि क्या वे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, जिसकी हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें तब्दील हो सकते हैं। अल्टीमेटली दोस्तों, आप ये लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल मोरालिटी जो एक व्यक्ति की होती है वो कितनी हद तक उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है, और इन सब के ऊपर आप एग्जाम्पल्स देने का प्रयास करें। अब ऐसा उत्तर अगर आपको शुरू करना है दोस्तों, तो भूमिका बनाने के लिए आप मॉरल जजमेंट्स की बात कर सकते हैं, यानी कि नैतिक निर्णयों की बात कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ये जो आपके नैतिक निर्णय होते हैं ये अच्छे विचारों पर आधारित होते हैं और इनमें वो क्षमता होती है कि अगर आने वाले समय में इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए या फिर जांच की जाए या फिर इनके ऊपर कोई आलोचना आए
तो यह उस आलोचना को, उस जांच को सहन कर सकते हैं। तो यानी नैतिक निर्णय आप लेंगे तो अल्टीमेटली कुछ भी रिजल्ट होगा वो उसको सहन कर जाएगा। तो इससे एक बात पता पड़ती है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के निर्णय लेते हैं, जो अपने नैतिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, उनके यह मूल्य उनके सार्वजनिक जीवन के निर्णयों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। फिर दोस्तों आप लिख सकते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक व्यक्ति के चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, इस चीज़ को कौन से फैक्टर्स है जो प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसमें कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आप लिख सकते हैं, जैसे कि जेंडर। भाई जेंडर वाइज आप ये तय कर सकते हैं कि किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ और पसंद आएगा। उसके अलावा जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उसके पीछे आपका इरादा क्या है, आपका इंटेंट क्या है। उसके अलावा जो आपका कंट्रोल है, किसी भी चीज़ पे कोई फोकस है आपका, या आपका जो नियंत्रण है, वो भी आपके चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि दोस्तों देखा गया है आमतौर पर अगर कोई रिगरस वर्क होता है, कोई भारी सामान उठाने का कार्य होता है, तो आमतौर पर, हर केस में नहीं दोस्तों, आमतौर पर वो पुरुषों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इस प्रकार जेंडर जो है वो भी आपकी चॉइसेस को बुनाने में मदद करता है। अगर आपका एक कोई गलत डिसीजन हो जाता है तो वह पूरे पब्लिक को बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकता है। और अगर आप एक लोक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट है, तो ये आप पे ज़्यादा ही लागू होता है। फिर दोस्तों इसको आप इस मुद्दे से जोड़ सकते हैं कि भाई हमको कलेक्टिव गुड की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी जन कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए। एरिस्टोटल ने भी यही कहा है कि भाई आपका जो व्यक्तित्व, माफ़ कीजिएगा, जो व्यक्तिगत गुड होता है, यानी कि आपकी व्यक्तिगत भलाई होती है, उससे ज़्यादा रहेगी हमेशा सामूहिक भलाई। तो यानी कि आपको इस प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए, या आपको इस प्रकार की नैतिकता अपने व्यक्तिगत रूप में ऐसी नैतिकता का आपको विकास करना चाहिए जो कि आपके लोक जीवन के निर्णयों पर बेहतर प्रभाव डालें, जिससे सामूहिक भलाई हो, जिससे जन कल्याण हो। बिना एथिक्स, बिना नैतिकता के दोस्तों कोई पब्लिक लाइफ नहीं हो सकती, कोई सार्वजनिक जीवन संभव ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार की एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी अफसर के पास कोई व्यक्ति आया है FIR रजिस्टर करवाने, और ये उसकी FIR ना रजिस्टर करके उसको नज़रअंदाज कर देता है, तो इससे 2-3 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो व्यक्ति इस तरफ आया था उसका कानून की व्यवस्था पर से विश्वास उठ सकता है। उसके अलावा वो सोचेगा कि भाई मेरी समस्या का समाधान तो होता नहीं है, तो पुलिस के पास जाने से बढ़िया मैं खुद ही इसको निपटाने की कोशिश करूं अगर संभव हो तो। और साथ ही जो क्रिमिनल्स हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, उनका हौसला बढ़ जाएगा कि भाई कोई भी FIR लेके जाता है अगर पुलिस के पास और वो नहीं लिखती है तो हम तो खुलेआम क्राइम कर सकते हैं। तो यानी कि ये पुलिस की नैतिकता के विरुद्ध था कि उसने किसी की FIR नहीं लिखी, ये उसकी व्यक्तिगत नैतिकता को चुनौती देता है। क्योंकि नैतिकता तो यही है कि आप हर आदमी की मदद करें, अगर कहीं कोई गलत हो रहा है, कोई आपके पास कोई समस्या लेके आ रहा है, उसका आप समाधान निकालें। लेकिन यहाँ पे आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज करके अपनी व्यक्तिगत नैतिकता को दरकिनार कर दिया, और उस एक निर्णय की वजह से आप ये देखिए कि आपराधिक गतिविधियाँ आपके क्षेत्र में एकदम से बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका हौसला और बुलंद हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कोई कंप्लेन लेके आपके पास आना चाहे तो वो आने से भी हिचकिचाएगा, क्योंकि आप उसके कंप्लेन का ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बेसिकली इससे समाज का कल्याण नहीं हुआ, उल्टा इससे समाज को हानि पहुंची, उसको क्षति पहुंची। तो यहाँ पे ये चीज़ को हम स्पष्ट तौर पे दर्शा सकते हैं कि भाई अगर आप व्यक्तिगत नैतिकता को मेंटेन करेंगे तो दोस्तों आपके लोक जीवन के निर्णयों पर उससे प्रभाव पड़ेगा, और उससे जो है पब्लिक लाइफ पे प्रभाव पड़ेगा। फिर दोस्तों आप कुछ जगह पे ये चीज़ दिखा सकते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है अगर कोई आदमी अपने प्राइवेट जजमेंट्स में मॉरल ना हो तो वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में ही मॉरल ना हो। यानी अगर कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में नैतिकता के सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में भी नैतिकता का पालन ना करे। और वहीं पे उल्टा भी सही है, अगर कोई व्यक्ति हो सकता है अपने निजी जीवन में नैतिकता का पालन करता हो, संभव है कि वो अपने कार्यक्षेत्र में या फिर अपने लोक जीवन में एक पॉलिटिशियन हो और उसकी जॉब उसको अनैतिक कार्य करने पे मजबूर करती हो, तो यहाँ पे उसे करने पड़ेंगे। तो भले ही वह अपने निजी जीवन में तो नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है, लेकिन अपने लोक जीवन में ऐसा वो कर नहीं पाता। तो ऐसा कोई संबंध है नहीं कि भाई अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का पालन कर रहे हैं तो अपने आप आपके लोक जीवन में भी आप नैतिक ही रहेंगे। तो इस चीज़ को आप और उदाहरण के जरिए समझा सकते हैं। अब एक बार देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से तैयार किया है। दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, नैतिक निर्णयों के बारे में हमने बात की है। अगर आप मॉरल जजमेंट लेते हैं जो कि अच्छे विचारों पर आधारित होते हैं
तो आपके इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो आगे जाके अगर कोई इंस्पेक्शंस होंगे या कोई जांच होगी तो उस पर भी टिके रहेंगे, और अगर इनकी कोई आलोचना करता है तो उससे भी नहीं घबराएंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मॉरली अपराइट है तो उसके जो डिसीजन होते हैं या फिर उसके जो नैतिक डिसीजन होते हैं वो उसके पब्लिक लाइफ के डिसीजन पे भी इम्पैक्ट करते हैं, उस पर भी प्रभाव डालते हैं। फिर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक इंडिविजुअल की चॉइस को प्रभावित करती हैं, जैसे कि जेंडर, इंटेंट, लोकस ऑफ कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंग, किसी का इरादा क्या है, नियंत्रण किस प्रकार से करता है एक परिस्थिति को एक व्यक्ति, और संगठनात्मक कारक जो उसके संदर्भ में, उसके संबंध में है। अगर एक हमने गलत निर्णय ले लिया तो वो पूरी पब्लिक पे गलत डिसीजन के तौर पे आ सकता है या फिर पूरी पब्लिक का, पूरी जनता का गंभीर रूप से अहित कर सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने एरिस्टोटल की बात की है। एरिस्टोटल ने कहा है कि भाई अगर कलेक्टिव गुड की तरफ आप ध्यान दोगे तो वो बहुत बेहतर है इंडिविजुअल गुड से। यही कुछ हद तक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी है या फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत भी है। हमारी जो अंतरात्मा है वो हमको मजबूर करती है, वो हमसे कहती है भाई आपको वही करना चाहिए जो पब्लिक लाइफ में नैतिक तौर पर ठीक हो, क्योंकि बिना एथिक्स, बिना नैतिकता के कोई भी पब्लिक लाइफ है ही नहीं। आप जनता के लिए कुछ अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे। यहीं पे वो आप एग्जाम्पल का जिक्र कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति कोई कंप्लेन लेके आता है और कहता है पुलिस ऑफिसर को कि भाई एक व्यक्ति के अगेंस्ट फाइल कर दो FIR, और उसकी इस कंप्लेन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो जो ऑफिसर होगा जिसने इसको नज़रअंदाज किया है उसके एंड पे ये कानून का उल्लंघन होगा, उसने नैतिक व्यवहार नहीं किया है। अब इससे जो आप रिपरकशंस देखेंगे या जो कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आपके पास मदद की पुकार लेके आया था, जो कह रहा था FIR रजिस्टर कर दो, अब वो आपके ऊपर भरोसा करेगा नहीं, ना आप किसी भी प्रकार से उसका या उसके फैमिली मेंबर्स का भला कर पा रहे हैं। तो अब उसको या तो किसी और के पास मदद के लिए जाना पड़ेगा या फिर उसे सभी आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये जो आपने अनैतिक व्यवहार किया है उसकी कंप्लेन को नज़रअंदाज करके ये जो भी अपराधी हैं उनको और ज़्यादा हौसला प्रदान करेगा कि वे आगे बढ़ के और इसी प्रकार के क्राइम्स को कमिट कर सकें, यानी अपराध और आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो सकें। फिर दोस्तों हमने ये बताया है कि एक व्यक्ति डिसीजन लेने से पहले कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, या जो उसके अंदर की नैतिकता है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो कोई भी व्यक्ति है वो क्या क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या उसकी भावनाएं हैं और किस प्रकार से उसका व्यवहार रहता है, ये हैविली इन्फ्लुएंस्ड होता है किसी एक ग्रुप के द्वारा। यानी आप जो ग्रुप में रहते हैं, आपके जो आसपास रहते हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार कहीं ना कहीं आप में भी आ जाता है और उसी अनुसार आप व्यवहार करेंगे, आप सोचने लगेंगे, आप उसी अनुसार फील करेंगे। अगर दोस्तों हमको चाहिए कि हमारी एक सक्सेसफुल पब्लिक लाइफ हो तो ये ज़रूरी है कि हमको मॉरली राइट बिहेवियर करना चाहिए। अगर नैतिक तौर पे आप सही व्यवहार कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो लोक जीवन है आपका वो सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप नैतिक सिद्धांतों को नहीं मानेंगे तो संभव है कि जो आपका लोक जीवन होगा उसमें नियमों की कमी की वजह से, उनके अभाव की वजह से अराजकता आ सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं हाँ, आपके अंदर अगर नैतिक सिद्धांत हैं, अगर आप व्यक्तिगत रूप में नैतिक हैं और नैतिक निर्णय लेते हैं तो आपकी पब्लिक लाइफ भी उससे अफेक्ट होगी। फिर इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, ट्यूनीशिया में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का अनएथिकल और इमोरल कंडक्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से जो जनता है वो एंटी गवर्नमेंट हो गई थी, सरकार के विरोध में आके खड़ी हो गई थी और उसने यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया था। इसको हम लोग अरब स्प्रिंग कहते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचार की वजह से। तो आप दोस्तों ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पे वो अनैतिक कृत्यों में इन्वॉल्व है तो उसकी पब्लिक लाइफ भी इससे इम्पैक्ट होती है, क्योंकि वो अनैतिक कार्य कर रहा है। मान लेते हैं वो ब्राइब लेता है, घूस लेता है, या फिर वो किसी भी प्रकार से करप्शन में इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे जनता में उसके प्रति असंतोष पैदा होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा जब जनता यहाँ पे विरोध करेगी और उसके बाद वह विद्रोह कर देगी और ये वही जो हम पीछे बात कर रहे थे, अराजकता फैला देगी। तो यहाँ पे क्या आपके व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत आपकी पब्लिक लाइफ को अफेक्ट नहीं करते? तो दोस्तों स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं अगर आपने अपने नैतिक सिद्धांत बेहतर रखे होते तो शायद ये नौबत ना आती कि जनता में आपके खिलाफ विद्रोह भड़क जाता। तो इससे भी हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर आप व्यक्तिगत तौर पर नैतिक निर्णय लेते हैं तो उससे आपकी पब्लिक लाइफ भी इफेक्ट होती है। हालांकि इसका एक और पहलू भी है। कई बार कहा जाता है कि एक जो व्यक्ति है अगर वो नैतिक तौर पर अपने निजी जीवन में अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने कार्यक्षेत्र में, अपनी पब्लिक लाइफ में भी अच्छा ही काम करेगा, नैतिकता से ही काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या फिर अगर आपका जॉब इस प्रकार का है जो आपको
कुछ अनैतिक कार्य करने पे मजबूर करता है, तो ये चीज़ आपके केस में सच नहीं पाई जाएगी। हो सकता है अपनी पब्लिक लाइफ में आप पॉलिटिशियन हो और आपको ये पसंद हो कि आप पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। साथ ही आपके खिलाफ अगर कोई भी आलोचना करता है या फिर कोई भी विद्रोह भड़काने की कोशिश करता है, आप उसको बुरी तरीके से दबा देते हैं। तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ये देखने में सुनने में अनैतिक हैं। भले ही ये व्यक्ति जो है अपने घर में अपने निजी जीवन में कितना भी नैतिक सिद्धांतों का पालन करता हो, लेकिन जो उसकी ईगो है यहाँ पे, वो उसके खिलाफ कोई भी आलोचना अगर वो सुनता है तो वो क्रोध में आकर अनैतिक कार्य कर बैठता है। वहीं पे दोस्तों इसका उल्टा भी देखा जाता है। कई बार देखा जाता है कि आप पब्लिक लाइफ में तो अपने बहुत नैतिक कार्य करते हैं, मतलब एकदम मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर चलते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ या फिर निजी जीवन पे आ जाते हैं तो संभव है कि आप अनैतिक कृत्य करते हो सकता है दोस्तों पब्लिकली तो आप अच्छा शासन करने पे विश्वास रखते हो, लेकिन घर पे अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो हो सकता है आप मारपीट करते हो, जो फिर से सुनने में और देखने में अनैतिक होगा। तो भाई वैसे तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर बार आपकी जो व्यक्तिगत नैतिकता है वो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक लाइफ को अफेक्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप नैतिक हैं तो आपकी पब्लिक लाइफ भी बेहतर ही होगी, वहाँ पे भी आप नैतिक रहेंगे। और अगर वैसे आप पब्लिक लाइफ में नैतिक हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपने निजी जीवन में भी नैतिक ही रहें। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम ये कहते हुए कंक्लूड करेंगे कि भाई व्यक्तिगत नैतिकता को मानव स्वभाव में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक भलाई हो और सार्वजनिक संस्थानों के ज्ञान पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे वे संबंधित हैं। यानी कि आपको अपने नेचर में उन वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो आपको एक नैतिक सिद्धांत, नैतिक राह फॉलो करने में मदद करें और जिससे कि पब्लिक का आप एट लार्ज भलाई कर पाएं। फिर दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के मत के अनुसार वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार हेतु उत्तरदायी होते हैं। आपको इसकी विवेचना करनी है। तो दोस्तों इस आंसर को आप शुरू कर सकते हैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देते हुए गांधी जी के बारे में और जो उनके एथिक्स थे वो उनके लिए क्या महत्व रखते थे ये बताते हुए। फिर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से एथिकल ट्रेड्स थे जिस पे वो एम्फेसाइज किया करते थे, यानी कि ऐसे कौन से नैतिक लक्षण थे जिस पर महात्मा गांधी जोर दिया करते थे। फिर आप एलैबोरेट करें उन स्पेसिफिक ट्रेड्स को जो गांधी जी मानते थे एसेंशियल है, यानी उन विशिष्ट लक्षणों के बारे में आप विस्तार से बताएं जहां या जिन्हें गांधी जी आवश्यक माना करते थे। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे आंसर किस प्रकार से बनाना है। आप शुरुआत में गांधी जी के बारे में लिखते हुए शुरू कर सकते हैं उत्तर। आप ये लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी माना करते थे कि भाई डिवाइन एट्रीब्यूट्स को हमारे अंदर कल्टीवेट करना हालांकि बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको सदैव कोशिश करनी चाहिए कि वह आप एक अपना बेहतर वर्जन बना पाएं, एक कुछ डिवाइन वर्च्यूज, कुछ ऐसे गुण अपने अंदर सम्मिलित कर पाएं जिससे आप जनता की भलाई कर पाएं। गांधी जी ऐसे गुणों को कहा करते थे दैवीय गुण है ये। उसके अलावा कौन कौन से इसमें शामिल थे? गांधी जी कहते थे सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहिष्णुता, निडरता, उदारता और मानव की सेवा के लिए तत्पर रहना गांधी जी के अनुसार वो सद्गुण थे जिनके लिए हमेशा हमें स्ट्राइव करना चाहिए, हमेशा जिनके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। भले ही वो हम अपने अंदर कल्टीवेट कर पाएं या ना कर पाएं, पर प्रयास हमेशा करना चाहिए, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो गुण हैं अगर आप अपने अंदर कल्टीवेट कर लेते हैं तो इनकी आपको हर हालत में रक्षा करनी चाहिए, भले ही व्यक्तिगत नतीजे कुछ भी हो इनके, परंतु आपको यही फॉलो करना चाहिए। भले ही दोस्तों सत्य के राह पे चलने से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करने पड़े, सत्य बोलने की वजह से आपको अपनी नौकरी में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े, अहिंसा का मार्ग अपनाने से हो सकता है अगला व्यक्ति आपको मार पीटे, आप पे हिंसा करे, लेकिन आपको वही गुण अपनाना है। तो गांधी जी कहा करते थे परिस्थिति कोई भी हो इनके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने सत्याग्रहीज को भी यही कहा था कि भाई आप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर अडॉप्ट करिए। तो दोस्तों जो गांधी जी के अनुसार पहला गुण था वो थी अहिंसा, और गांधी जी कहते थे कि सबसे आवश्यक गुण यही है। अहिंसा एकमात्र ऐसा गुण है जो आपको जीवन की विकट से विकट परिस्थिति में समाधान के करीब ले जाएगा। आपका दिमाग, आपका सोच विचारने का तरीका आपके कंट्रोल में रहेगा, आपके नियंत्रण में रहेगा। फिर गांधी जी कहते थे कि इसके सिर्फ दो ही मॉरल कंपोनेंट्स हैं या दो ही नैतिक घटक है, जो कि एक तो है सहिष्णुता और दूसरा है प्रेम। और ये कैसे है? तो गांधी जी कहते थे कि भाई कोई भी सद्गुण आप अपने अंदर नहीं अपना पाएंगे जब तक आपको पूरी तरीके से जीवन जीने का मौका नहीं मिलेगा।
यानी आपको जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक आप किसी भी प्रकार से अपने अंदर कोई सद्गुण नहीं अपना पाएंगे, और हर एक सद्गुण को अपने अंदर अपनाने के लिए कुछ ना कुछ, किसी ना किसी डिग्री तक तो आपको सेल्फ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और ये सेल्फ सैक्रिफाइस करना संभव नहीं है बिना प्रेम के गुण को अपने अंदर समाहित करे। अगर दोस्तों आप किसी उद्देश्य से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि कोई भी वर्च्यू प्रैक्टिस नहीं की जा सकती अगर आप सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है, और सैक्रिफाइस तभी संभव है जब आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर सहिष्णुता है। उसके अलावा गांधी जी कहते थे कि भाई आज की दुनिया में ये बात तो सही है कि जो असत्य है वो ज़्यादा बेहतर दिखता है, ज़्यादा बेहतर सुनाई देता है, और उसकी ज़्यादा आपको एडवांटेजेस मिलती हैं। इनफैक्ट झूठ बोल के आपको सक्सेस मिल सकता है, लेकिन आप ये समझिए जब आप झूठ को सत्य के तौर पे प्रेजेंट करते हैं तभी तो वो ल्यूक्रेटिव बनता है। अगर उसका असली चेहरा सामने आ गया कि भाई ये तो झूठ है, तो कोई भी उसको रिवॉर्ड नहीं करेगा, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमको समझ में आता है कि सत्य की कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो गांधी जी कहते थे एक तो अहिंसा, दूसरा किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर सत्य बोलने का भाव जगाना चाहिए और उस पर ही तत्पर रहना चाहिए, उस पर तटस्थ रहना चाहिए। फिर दोस्तों तीसरा है एब्सेंस ऑफ थेफ्ट या फिर अस्तेया। इसके बेसिकली दो मीनिंग्स यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले तो किसी दूसरे की संपत्ति आपको छीननी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जितना आपको चाहिए आपने उतना ही रख रखा है, कोई भी अननेसेसरी आइटम आपको अपने पास रखना नहीं है। तो अगर ये दोनों चीजें आप फॉलो कर रहे हैं तो यानी अस्तेय के सिद्धांत को आप फॉलो कर रहे हैं। फिर गांधी जी कहते थे कि अगर किसी की आपने कोई संपत्ति चुराई है तो यानी कि आपने उसका एक अंश ही चुरा लिया है। फिर दोस्तों जो चौथा सिद्धांत गांधी जी कहते थे वो था अपारिग्रह यानी कि नॉन एक्सेप्टेंस। भाई ये पॉजिटिव कनोटेशन में लिया गया है। गांधी जी के अनुसार जितना आपके पास है आप उससे ही संतुष्ट रहिए और ज्यादा का डिजायर मत रखिए, अधिक की इच्छा नहीं रखिए। तो दोस्तों इसको अगर आप पब्लिक सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सिद्धांत आपको ब्राइब लेने से रोकता है, आपको घूसखोरी से रोकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करता है। फिर गांधी जी कहा करते थे सेलिबेसी भी एक ऐसा गुण है जो एथिकल बिहेवियर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये ब्रह्मचार्य से रिलेट करता है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी इस प्रकार के व्यवहार को यहाँ पे हतोत्साहित किया जाए जो कामुक हो, जो अनवांछित इच्छाओं को पैदा करे। तो अगर इसको भी हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो काफी हद तक अपराध कम हो जाएंगे और हम लोग एथिकल मार्ग पे, एक नैतिक मार्ग पे चल निकलेंगे। फिर गांधी जी करते थे कि जो फियरलेसनेस है यानी निर्भयता है वो एक क्वालिटी है जो बताती है कि आपको अपने नैतिक सिद्धांतों पर अड़े रहना है, भले ही कितनी भी विकट परिस्थिति हो, भले ही कोई भी डेंजर आ जाए। और अगर आप फियरलेस हैं तो बाकी पांचों सिद्धांतों को फॉलो करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी पांचों गुण आपके अंदर रह के आपके मार्ग को प्रशस्त बनाते रहेंगे नैतिकता की तरफ। गांधी जी ये भी कहते थे कि जो लोग कायर होते हैं वो कभी एथिकल नहीं हो सकते, कभी मॉरल नहीं हो सकते, कभी वो नैतिक नहीं हो सकते। तो यानी ये जो कुछ गुण हैं जो महात्मा गांधी ने कहे हैं, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में इनको कल्टीवेट करे, अगर वह अपने जीवन में इनको अपनाए, जीवन में उतारे, तो वह नैतिकता के थोड़ा करीब निकल जाता है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है करप्शन के बारे में। स्टेटमेंट में कहा गया है करप्शन कॉजेज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन नेशनल डेवलपमेंट। तो आपको इसके लिए सजेशन देने हैं कि किस प्रकार से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन किया जा सकता है पब्लिक लाइफ में, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। यानी जो भ्रष्टाचार है ये सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासन की असक्षमता एवं राष्ट्र विकास में बाधा उत्पन्न करने का कारण है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय आपको यहाँ बताने हैं। तो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं करप्शन के बारे में बताते हुए कि इससे आप क्या समझते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य आप दे सकते हैं। फिर कुछ मेजर्स के बारे में बताएं जिनको लेके करप्शन कुछ हद तक पब्लिक स्फेयर में रोका जा सकता है। अब दोस्तों इसके अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप लिख सकते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य कहा करते थे कि एक क्षेत्र के विकास में दो चीजें महत्वपूर्ण तौर पर बाधा बनती हैं। एक तो जब गवर्नमेंट के फंड को मिसयूज किया जाए और दूसरा जब एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी हो यानी प्रशासनिक तौर पे दक्षता में कमी हो, और दूसरी बात जो सरकार के फंड है उसको मिसयूज किया जाए, उसका दुरुपयोग किया जाए। तो ऐसे में किसी भी क्षेत्र की नेशनल ग्रोथ या वहाँ की का जो विकास है वो बाधित होगा ही होगा। और ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं करप्शन में आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो वहाँ पे भाई गवर्नमेंट के फंड तो मिसयूज किए ही जाते हैं और साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए जाते हैं
उनकी दक्षता बहुत कम होती है, क्योंकि फिर आपका जो उद्देश्य होता है वो जनता के कल्याण में नहीं रहता है, बल्कि आप अपने खुद के निहित स्वार्थों के लिए कार्य करने लगते हैं। तो आप इस प्रकार से दोस्तों करप्शन तक आ सकते हैं। फिर आप चालू हो जाइए ये बताना कि करप्शन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे करप्शन की डेफिनेशन आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मदद से दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर नज़र रखती है, उसके संदर्भ में रिपोर्ट जारी करती है, अलग अलग देश को रैंकिंग प्रोवाइड करती है। तो ये कहती है कि भाई जब भी पावर का या फिर ताकत का मिसयूज़ किया जाता है अपने स्वयं के स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग करप्शन या फिर भ्रष्टाचार कहते हैं। अब अगर इसको हम लोग प्रासंगिक तौर पर देखें तो यहाँ पे मिसयूज़ ऑफ पावर किया जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स द्वारा, जिसमें वो जनता को सताते हैं, ज़बरदस्ती उनसे घूस लेने का प्रयास करते हैं और अपने स्वयं के हितों के लिए वो अपने पद का मिसयूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बता सकते हैं करप्शन के बारे में। और आपने दोनों चीज़ों के बारे में बोल दिया, किस तरीके से गवर्नमेंट के फंड को मिसयूज़ किया जाता है और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कम होती है, यानी या फिर आप लिख सकते हैं इनएफिशिएंट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। और दोनों ही चीज़ें मिलके नेशन के डेवलपमेंट में, एक देश के विकास में बाधा बनती हैं। फिर आप इससे जुड़ी हुई रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं। रेमेडीज़ में दोस्तों आप लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो विजिलेंस मैकेनिज्म को बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। उसके अलावा करप्शन से जुड़े हुए जो भी लेजिस्लेशंस हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनको मजबूत करना ज़रूरी है, उनका सशक्तिकरण ज़रूरी है। उनके अंतर्गत ज़्यादा कठोर आपको दंड प्रावधान रखने चाहिए। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन का बेहतर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, यानी अगर आप सूचना का बेहतर प्रबंधन करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के किसी भी एक्ट में, किसी कृत्य में इन्वॉल्व होगा तो तुरंत उसकी सूचना जो उसका सीनियर अधिकारी है या फिर ऐसा कोई अधिकारी जो विजिलेंस रखने का कार्य करता हो उसके पास तक पहुंच जाएगी, जिससे कि इस प्रकार के व्यक्ति को करप्शन या भ्रष्टाचार करने से रोका जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसकी कुछ रेमेडीज भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने यहाँ पे उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले हमने कौटिल्य के बारे में बताया है कि भाई अगर किसी देश के विकास में बाधाओं की बात करें तो दो प्रमुख बाधाएं एक देश ऐसी स्थिति में फेस करेगा। एक तो मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट फंड और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, और दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक करप्शन से संबंधित हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन को डिफाइन करता है कि आप अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं प्राइवेट गेन्स के लिए, अपने खुद के हितों को पूरा करने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए आप अपने पद का मिसयूज़, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको इसीलिए हम लोग मिसयूज या अब्यूज़ ऑफ पावर भी कहते हैं। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ फाइनेंशियल या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में इस प्रकार के कृत्यों में इन्वॉल्व होता है तो हम कहते हैं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है। अब इस करप्शन को रोकने के लिए, इसको डील करने के लिए कौन कौन से हमको उपाय करने चाहिए, तो यहाँ पे कुछ उपचारात्मक उपायों को यहाँ हमने लिखा है। सबसे पहले कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए, चेक्स और सुपरविजन्स बेहतर होने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसेज को बेहतर मॉनिटरिंग के नीचे लाना चाहिए, यानी कि इस प्रकार की प्रणाली को हमको एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है जो संचालन की निगरानी कर सके, एक कड़ी जांच कर सके और पर्यवेक्षण के संबंध में निरंतर सतर्कता बरते। उसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पे हम कौटिल्य के ही थॉट्स को इस्तेमाल करके एक उपचार लिख सकते हैं कि भाई आपको सफिशिएंटली कंपनसेट करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को या फिर दूसरे अफसर्स को, कि जिससे वो करप्शन के कृत्यों में इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे आप उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, उनको मिलने वाले इंसेंटिव्स को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है अगर ये सब चीज़ें आपने बढ़ा दी तो शायद भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम हो सकता है। फिर इन्फॉर्मेशन को बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है, यानी प्रत्येक संगठन के लिए सूचना का प्रबंधन ज़रूरी है। जब आप इसको लागू करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है या भ्रष्टाचार के कृत्यों को काफ़ी समय से अडॉप्ट करे हुए है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उस संगठन तक पहुंच जाएगी अगर सूचना प्रबंधन बेहतर होगा तो। उसके अलावा दोस्तों कठोर दंड यहाँ पे एक अच्छा प्रावधान हो सकता है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब जैसे कि आप उनसे हैवी फाइन्स लीजिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लीजिए, यानी जुर्माना लगाइए, संपत्ति की जब्ती कर लीजिए, और उनको अगर बहुत ही ग्रेव क्राइम हो तो जेल में भी बंद कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि मेंटालिटी में परिवर्तन लाया जा सके, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, एथिक्स का डेवलपमेंट कराने पर जोर दिया जा सकता है। फिर जो रूल ऑफ लॉ है उसके एडहेरेंस में काम करना चाहिए, इम्पर्सनल तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से और अनइमोशनल अप्रोच के साथ अगर कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा तो वह भ्रष्टाचार से दूर रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन की दक्षता भी बढ़ेगी।
अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे एथिकल गवर्नेंस यानी कि नैतिक शासन के बारे में पूछा गया है और प्रोबिटी के बारे में पूछा गया यानी कि लोक जीवन में सत्यनिष्ठा के बारे में पूछा गया है। दोनों ही चीज़ों की प्रासंगिकता आपको बतानी है लोक सेवा के संदर्भ में। अब दोस्तों यहाँ पे इसके दो भाग हैं तो दोनों को आप एक एक करके आंसर करिए और उसमें शुरुआत करिए दोनों ही टर्म्स को डिफाइन करते हुए कि भाई आखिर एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, आखिर प्रोबिटी क्या होती है। फिर आप बताइए एक सिविल सर्वेंट के लिए ये क्या सिग्निफिकेंस रखती हैं, यानी इनका क्या महत्व होता है एक लोक सेवक के जीवन में और कैसे वे अपने कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी मदद ले सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग एथिकल गवर्नेंस की बात करें तो आप इस प्रकार से लिखते हुए शुरू कर सकते हैं कि भाई प्रशासन में नैतिकता बहुत अहम है, बहुत सिग्निफिकेंट है। आप इसके आगे इसको बता सकते हैं कि भाई ये सिर्फ विनियामक अनुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका आपको सिखाता है। अगर आप नैतिकता को शासन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको जीवन में भी अपनाते हैं और फिर वो आपके जीवन जीने के तरीके को परिवर्तित कर देता है। फिर इसके अलावा दोस्तों आप इनको इसके साथ ये लिख सकते हैं कि उन मूल्यों से हम इसको प्राप्त करते हैं जो कि एक व्यक्ति को यानी एक इंडिविजुअल को और एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन को गाइड करते हैं या फिर मार्गदर्शन उनका करते हैं। तो उन्हीं वैल्यूज से एथिकल गवर्नेंस भी हमको मिलती है, वो हमें इनकलकेट की जा सकती है। ये फोकस करता है कि आपको सिद्धांत केंद्रित रहना चाहिए और सिद्धांत केंद्रित रहने के लिए ये आपको दिशा निर्देश देते हैं कि भाई अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप अपने सिद्धांतों के साथ किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। फिर दोस्तों आप इसको इस बात से जोड़ सकते हैं कि भाई मन में ठानने से कि मैं नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करूंगा, इससे आप कोई बड़ा बदलाव ला नहीं सकते। अगर एक्चुअली में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे पब्लिक लाइफ में अगर कोई लोक सेवक है तो उसके कर्तव्यों में नैतिक सिद्धांत इंट्रोड्यूस किए जाएं तो वैसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि सब लोग आपके आसपास अनैतिक तरीके से कार्य करते हैं और आप अकेले नैतिक तरीके से कार्य करते हैं तो आपको वहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिलता, आप डिमोटिवेट होते हैं, डिस्करेज होते हैं। इस प्रकार का जो पर्यावरण है आपके आसपास का, ये आपको हतोत्साहित करता है। तो यानी बहुत ज़रूरी है ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो आपको आपके नैतिक सिद्धांत को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। दोस्तों अगर हमको एथिकल गवर्नेंस या फिर नैतिक शासन की राह पर आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा समर्पण हो अपने कर्तव्यों के प्रति। हमारा डेडिकेशन, हमारा कमिटमेंट ही है जो हमारे लिए मार्ग को प्रशस्त करता है। हमको इस राह पर चलते हुए ये सोचना चाहिए कि हर एक परिस्थिति में जन कल्याण जो है वो व्यक्तिगत कल्याण से बहुत ऊपर है और हमको इसीलिए जन कल्याण के प्रति कार्यरत रहना चाहिए। और दोस्तों इसको अगर एक्चुअली हमको रियलाइज़ करना है, अगर इसका हमको आभास करना है तो यहाँ पे कानून की मदद लेना कि भाई कानून में लिखा हो इस तरीके से आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी आप नैतिक तौर पे सही होंगे। तो इन कानून का पालन करना सिर्फ कुछ हद तक ही ठीक है। अगर आपको पूर्ण रूप से अपने अंदर नैतिकता बसानी है, नैतिक शासन अपने कर्तव्यों में लाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं का ट्रांसफॉर्मेशन करें। अगर हम लोग सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे तो अपने आप हमारे कृत्यों में, हमारे शासन में, हमारी सभी क्रियाओं में नैतिकता शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर दोस्तों अगर हम प्रोबिटी की बात करते हैं या फिर सत्यनिष्ठा की बात करते हैं तो आप इस प्रकार शुरू कर सकते हैं कि इसको अगर लोक जीवन में उतारा जाए या फिर लोक सेवा में इस्तेमाल किया जाए तो ये सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हमें ले जाएगी, यानी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार के विकास ये करवाएगी। उसके अलावा ये सुशासन की ओर हमको ले जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको लिखना होगा कि अगर हमको इस प्रकार का गुण अपने अंदर डेवलप करना है, ये मूल्य अगर आपको डेवलप करना है तो आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड रहना पड़ेगा, आपको समर्पित रहना पड़ेगा अपने नैतिक सिद्धांतों की तरफ। और अगर ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज की बात करें या पारंपरिक तौर पे जो सिविल सर्विसेज की विशेषताएं होती हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए मूल्य होते हैं, जैसे कि दोस्तों पेट्रियोटिज्म यानी राष्ट्रवाद, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य मूल्य भी आपको जोड़ना बहुत आवश्यक है जो आपको एथिक्स के मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रेरित करते रहे। और उनमें से एक मूल्य है आपका सत्यनिष्ठा या फिर प्रोबिटी। अगर हम अपने जीवन में, हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे, हम सत्यनिष्ठा को अपने लोक जीवन में अपनाएंगे तो हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे। जनता जो हमसे अपेक्षा करती है एज अ सिविल सर्वेंट कि हम उनकी भलाई करेंगे, हम ऐसी नीतियां लागू करेंगे जो उनके कल्याण के लिए हों, उन सभी या फिर ज़्यादातर अपेक्षाओं पर हम खरा उतर पाएंगे। क्योंकि सत्यनिष्ठा वो गुण है जो आपको जनता के कल्याण की तरफ प्रेरित करती है। ये वो गुण है जो आपको गलत करने से रोकती है और सही के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो दोस्तों इसी कारण सत्यनिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के लिए भी। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर तैयार किया है। पहले हम इसके पहले भाग पे बात करते हैं एथिकल गवर्नेंस पे, यानी नैतिक शासन पे। तो हमने लिखा है भाई जो एथिक्स
एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आ जाता है तो उसकी सिग्निफिकेंस अपने आप ही बहुत है, यानी उसका बहुत महत्व होता है। और अगर नैतिक शासन की आप बात करें तो ये सिर्फ विनियामक अनुपालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का आपको तरीका सिखाता है। ये नियमों के बजाय आपको मूल्य पर आधारित डिसीजन लेने का तरीका देता है, उस प्रकार से आपको सशक्त बनाता है। और ये उन वैल्यूज़ या उन मूल्यों से आता है जो एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही आगे की राह दिखाती है, जो दोनों के मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है। तो अगर इस प्रकार की वैल्यूज़ आपके अंदर होगी तो आसान रहेगा एथिक्स को आप जब गवर्नेंस में उतारेंगे तब। और यहाँ पे हमको रूल बेस्ड गाइडलाइंस के बजाय ये हमको नैतिक बेस्ड गाइडलाइंस के ऊपर या फिर सिद्धांत केंद्रित दिशा निर्देश की तरफ आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। फिर दोस्तों, मात्र ये सोच लेने से कि मैं इस तरीके से काम करूंगा, मैं एथिकल गवर्नेंस को फॉलो करूंगा, अपने प्रशासन में मैं नैतिकता बढ़ाऊंगा, सिर्फ सोच लेने से ये संभव नहीं है। इसके लिए हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ता है जिसमें हर तरफ आपको दबाने के बजाय आपका और आपके काम का अप्रिसिएशन हो रहा हो। आप जब आसपास देखें तो वहां पे लोग भी इसी प्रकार आपको देख के इंस्पायर हो रहे हो और खुद भी प्रयास कर रहे हो कि अपने कर्तव्यों में नैतिकता को उतार लें। अगर ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे जो कि कंड्यूसिव हो इस चीज़ के लिए, तो आप समझिए कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए ज़रूरी है एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो उसको सपोर्ट करता हो। अगर कोई एनवायरनमेंट उसको दबाने पे लगा रहता हो तो वह अपना कर्तव्य कैसे निभा पाएगा। अगर कोई आपको किसी प्रकार से कुछ लाभ देने का प्रयास कर रहा है, कोई आपके वेलफेयर के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, तो उसको दबाने के बजाय आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप उसको अप्रिशिएट कर देते हैं तो उसके लिए वह काम और आसान हो जाता है और वह और मन लगाकर उसी काम में लगा रहता है। इसीलिए ये एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर किसी को एथिकल गवर्नेंस को अपने जीवन में उतारना है या फिर शासन को इस तरीके से करना है कि नैतिकता के मार्ग पर ही चलता रहे वो, तो ज़रूरी है अपने कर्तव्यों के प्रति वो कमिटेड रहे, ज़रूरी है अपने कर्तव्यों के प्रति वो प्रतिबद्ध रहे। और ये बात उसके मन में होनी चाहिए कि भाई सोशल गुड हमेशा बड़ा होता है इंडिविजुअल गुड से, यानी सामाजिक भलाई हमेशा हावी रहेगी आपकी व्यक्तिगत भलाई पे। तो आप समाज की भलाई के लिए कार्य करें, ना कि अपने खुद के व्यक्तिगत भलाई के लिए। अगर ये सोच के आप कार्य करेंगे तो आप नैतिक रास्ते पर चल निकलेंगे। फिर दोस्तों, कानून की सहायता लेके अगर हम किसी में कोई प्रकार के एथिक्स को इम्पार्ट करना चाहें, वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो एक हद तक ही कामयाब है। अगर आपको एक्चुअल कुछ बदलाव देखना है तो आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना होगा। व्यक्ति को अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको संसार में बदलाव देखना है तो शुरू होता है आपके अंदर बदलाव लाने से। पहली सीढ़ी यही होती है, जब आप जो संसार में बदलाव देखना चाहते हैं वो अपने अंदर लाएं, तो अपने आप कहीं ना कहीं लोग आपके बदलाव से, आपके व्यवहार से प्रेरित होंगे और उस प्रकार का बदलाव अपने अंदर लाने का भी प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले भाग पे। यहाँ पे हमको सत्यनिष्ठा या फिर ईमानदारी के बारे में बताना है। तो आपको बताना है कैसे वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि वो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, उसके अलावा गुड गवर्नेंस या फिर सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है, हमेशा महत्वपूर्ण साबित होती है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके जो नैतिक सिद्धांत हों वो बहुत मजबूत हों। आपके नैतिक सिद्धांतों के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, सत्यनिष्ठा के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, लोगों के साथ छल कपट करने वाला आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों, जो ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज में वैल्यू ज़रूरी होती थी, जैसे कि परफॉर्मेंस, इंटेग्रिटी, पेट्रियाटिज्म यानी राष्ट्रवाद, अखंडता, तो इस प्रकार की वैल्यूज़ तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और मूल्यों को भी आपको अपने काम करने के तरीके में उतारना आवश्यक है, जो कि एथिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि इंटेग्रिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि दोस्तों, मानव अधिकारों का सम्मान करना, पब्लिक लाइफ में मोरालिटी बरकरार रखना, लोगों के प्रति और खास तौर पे डिसएडवांटेज लोग हैं या जो हमारे समाज के वंचित वर्ग हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखना, और जन कल्याण या फिर लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखना। तो ये सब वैल्यूज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और ये अब इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ के साथ, तभी आप अपने कर्तव्यों का पालन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी या फिर सत्यनिष्ठा को अपनाते हैं तो समाज की अपेक्षाओं को कुछ हद तक आप पूरा कर सकते हैं। अगर समाज सोचता है कि ये हमारी भलाई के लिए कार्य करेंगे, ये कुछ ऐसी नीतियां लागू करवाएंगे जिससे हमें कुछ लाभ पहुंचे, हमारा उत्थान हो, तो इस प्रकार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आपको अपने कर्तव्यों में सत्यनिष्ठा या ईमानदारी बना के रखना जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों, अगर इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स को हम अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में उतार लेते हैं, ऐसे सिद्धांत या फिर ऐसे स्टैंडर्ड्स देश में भ्रष्टाचार को कम करने में अहम योगदान निभा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों,
पब्लिक रिसोर्सेज या फिर जो सार्वजनिक संसाधन है उनका बेहतर वितरण करवा सकते हैं और इस प्रकार के निर्णय लेने में एक सिविल सर्वेंट की मदद कर सकते हैं जो जन कल्याण के लिए हो, जनता के लिए लाभकारी हो। हालांकि इस सब के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ये देखा गया है जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपके पास शक्तियों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने पद का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको डिसिप्लिन लाइफ जीनी ज़रूरी है। भाई अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आप किसी भी हालत में अपनी शक्तियों का या अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जो आपके कर्तव्य होंगे वो सिर्फ जन कल्याण की तरफ ही लक्षित होंगे। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये एक केस स्टडी है। यहाँ पे बताया गया है कि दुग्ध व्यवसायियों के संगठन द्वारा एक शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों को ऐसा निर्देश देते हैं कि संगठन को किसी प्रकार की हिंसा न करने दें। फिर वो कहते हैं यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पाठ पढ़ा देना, यानी उनको एक लेसन टीच कर देना। एक तैनात पुलिसकर्मी धरना देने वाले एक व्यक्ति से बहस करता है और फिर उसकी पिटाई कर देता है। कारण पूछे जाने पर वह कहता है कि पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने के लिए कहा था। तो उपयुक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक तथा पुलिसकर्मी के नैतिक आचरण पर आपको टिप्पणी करनी है। दोस्तों ये जो केस स्टडी है इसमें एक चीज़ हमको स्पष्ट दिखती है कि भाई किसी भी व्यक्ति को माना कि अपनी ड्यूटी के अंतर्गत ऑर्डर्स मानने चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट होती है कि उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर भाई ऑर्डर आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखता है, अगर असंवैधानिक दिखता है, तो आपको पोलाइटली पूछना चाहिए कि भाई इसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे की रैशनैलिटी के बारे में आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। और अगर फिर भी आपका जो कंसाइंस है, आपकी अंतरात्मा है, वो मना कर रही है कि इस ऑर्डर को फॉलो मत करो, इससे जनता का नुकसान होगा, तो आपको आपके अंतरात्मा की ही बात सुननी चाहिए। तो इसमें इस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप प्रोटेस्ट पे अगर जाएंगे तो इसको दो भागों में आप तोड़ सकते हैं। मान लीजिए जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से उसको कैरी ऑन किया जा रहा है, तो अगर इसको देखें तो ये तो जनता का अधिकार है भाई पीसफुल प्रोटेस्ट करना। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर उन पे बल का प्रयोग करेंगे तो वो आपके पक्ष में या आपके एंड पे बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक अफसर को सिर्फ संवैधानिक तरीकों तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए। अगर दोस्तों ये प्रोटेस्ट हिंसक भी हो गया, यानी इसमें वायलेंस भी हो गई, तो भी प्रोटेस्टर्स को मारना पीटना ये सही नहीं है। आप कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करिए, उनको अरेस्ट करिए। कानून जिस प्रकार से आपको यहाँ पे एक्ट करने को कहता है उसी अकॉर्डिंग आप अपने कृत्यों को रखिए। जब आप मारने पीटने पे आ जाते हैं तो ये दिखाता है कि आप अपने पद का मिसयूज कर रहे हैं, जो कि नैतिक सिद्धांतों के अनुसार ठीक नहीं है। और दोस्तों अगर हम लोग केस स्टडी को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि सुपरिटेंडेंट ने उनको कहा था कि भाई अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप उनको पाठ पढ़ा दीजिए। अब पाठ पढ़ाना हम किस प्रकार से ये मान सकते हैं कि मार पीटने के लिए कह रहे हैं, वो हो सकता है वो उनको धमकाने के लिए कह रहे हो या फिर कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके आधार पर ये मान लेना कि भाई जो सुपरिटेंडेंट है वो उनको कह रहे थे कि लोगों के साथ मारपीट करो, ये गलत हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जिस अफसर ने ऐसा किया है उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और इसका ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहिए, ना कि सुपरिटेंडेंट के बारे में यहाँ पे उसको बोलना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप केस स्टडी के आंसर को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हमने कैसे आंसर लिखा है। अब वही बात लिखी है जो केस स्टडी हमको दी गई है, उसमें अगर एथिकल कंडक्ट की बात करें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की और पुलिस की, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई माना कि अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स मानना जरूरी है, वरिष्ठों के अपने आदेशों का पालन करना चाहिए, यह अनुशासन और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। लेकिन एक अधिकारी के रूप में आपको आंखें बंद कर कर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखें बंद कर कर उसका पालन नहीं करना चाहिए। अगर आपका कंसाइंस कहता है या अंतरात्मा कहती है कि भाई कहीं से ये असंवैधानिक प्रतीत हो रहे हैं या फिर अवैध प्रतीत हो रहे हैं, तो आप उस अधिकारी से आदेश लागू करने से पहले पोलाइटली या फिर विनम्रता पूर्वक पूछ सकते हैं कि भाई आप इस प्रकार का जो ऑर्डर जारी कर रहे हैं इसका औचित्य क्या है, क्या इसमें कोई तर्क शामिल है, इस बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी दोस्तों आपके ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आपको इस ऑर्डर को लागू करना है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको अपनी अंतरात्मा को और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसी के कहे अनुसार उसको आगे कार्य करने चाहिए। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करो, तो आपको वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंसाइंस है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो कभी भी आपको किसी गलत रास्ते पर नहीं धकेलती। इनफैक्ट अगर आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं तो आपकी अंदर से आवाज़ आती है कि आप इस रास्ते पर ना जाएं, ये लोगों का हित नहीं अहित करेगी। तो इसीलिए हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ही आपको निर्णय लेने चाहिए।
फिर दोस्तों एक चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है, जो प्रोटेस्टिंग है वो नागरिकों का अधिकार है, तो इसीलिए अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी इस प्रकार के तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। आपको भी संवैधानिक तरीकों पर ही रहना चाहिए। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसको देखते हुए इस प्रकार के प्रोटेस्ट को दबाना भी ठीक नहीं है। लेकिन मान लेते हैं अगर ये प्रोटेस्ट है ये हिंसक हो रहा है और जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस से बदतमीजी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो भी आपको पिटाई नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आपको कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से कानून आपको बताए, जिस प्रकार से कानून में कार्रवाई लिखी हो, आप उसको यहाँ पे फॉलो करें, ना कि उनकी पिटाई करें। और फिर हम लोग केस स्टडी पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑफिसर ने कहा था कि आप उनको पाठ पढ़ा दीजिएगा, ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि वो कहना क्या चाहता है। हो सकता है वो धमकाने को कह रहा हो सकता है कानून के अकॉर्डिंग कार्रवाई करने को कह रहा हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ये बयान स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे में जिस ऑफिसर ने ये किया है उसको पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसका ब्लेम वो खुद पे ले, ना कि एसपी पे डाले। इस प्रकार से दोस्तों आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। हालांकि ये पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आपकी अपनी विचारधारा को झलकाता है, तो इसके अलग अलग प्रकार के उत्तर हो सकते हैं। आपको जो उत्तर सही लगे आप वो लिख सकते हैं, या हो सकता है आपको हमारे उत्तर में अगर कोई अच्छा लगे तो उसमें से पॉइंट आप लिख के अपना उत्तर बनाइए। और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके लिए आप अपना उत्तर तैयार रखें। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है एटीट्यूड का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों आप ये देखेंगे 2-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार हर वर्ष रिपीट होते हैं, तो उनके तो आप नोट्स बना के अपने पास हमेशा तैयार रखिए कि अगर आने वाले परीक्षा में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो आपके पास पहले से ही नोट्स तैयार हों। ये एप्टीट्यूड और एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति और अभिक्षमता के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये तो एक ऐसा टॉपिक हो गया जो हर दूसरे साल कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है। इस टॉपिक से संबंधित आप अपने नोट्स अपने पास तैयार रखें। अब यहाँ पे पूछा गया है मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा मनोवृत्ति और अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में विवेचना कीजिए। तो जैसा कि हम करते हैं इंट्रोडक्शन में, आप पहले डिफाइन कर दीजिए कि एटीट्यूड आखिर होता क्या है और बताएं कि उससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण हैं या फिर क्या सिग्निफिकेंट ट्रेड्स हैं। बाद में बताइए कि इसे क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और उसका क्या रिलेशन है एप्टीट्यूड के साथ। तो दोस्तों अगर बात करें कि एटीट्यूड क्या होता है यानी कि अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति क्या होती है, तो आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का पर्सपेक्टिव या उसकी विचारधारा अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग सिचुएशंस में उसका एटीट्यूड कहलाती है। यानी कोई भी परिस्थिति अगर आपके सामने आ जाती है तो उसमें आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, उस समय आप क्या निर्णय लेंगे, उसके प्रति आपकी क्या विचारधारा, क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, ये आपके एटीट्यूड को डिफाइन करता है। और ये एटीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दोस्तों वैल्यूज पे। यानी जो वैल्यूज, जो मूल्य आपने अपने अंदर इनकलकेट किए हैं बचपन से अभी तक, उसी के आधार पे आप किसी भी सिचुएशन को टैकल करते हैं, उसी के आधार पर किसी सिचुएशन से संबंध में आपका रिएक्शन आता है। और जो ये मूल्य हैं दोस्तों, यही किसी व्यक्ति के बिहेवियर को गाइड करते हैं, उनको मार्गदर्शन करने का कार्य जो है उनके मूल्य करते हैं। उस मूल्य के आधार पर आप अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति डेवलप करते हैं, जो आपको बताता है कैसे आपको अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करना चाहिए। अब दोस्तों एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी परिस्थिति को आप किस प्रकार से देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड उसके लिए किस प्रकार से है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, एक व्यक्ति बेचारा मदद की पुकार कर रहा है। अब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। अब जो ए व्यक्ति है उसके अंदर जो मूल्य है वो उसको लोगों की मदद करने को प्रेरित करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को ये जो ए व्यक्ति है ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखेगा, यानी सकारात्मक इसकी अभिवृत्ति रहेगी या मनोवृत्ति रहेगी इस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में, और ये जो भी संभव होगा उस तरीके से या उस माध्यम से इस व्यक्ति को अस्पताल तक लेके जाएगा। यहीं तक कि सिचुएशन को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है ऐसी सिचुएशन को लेके। लेकिन जो बी है वो ऐसी सिचुएशन में इस व्यक्ति को देख के भी रुकता नहीं और साइड से निकल जाता है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है किसी जगह पर समय पर पहुंचना। तो ऐसी सिचुएशन को लेके इस व्यक्ति में जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति को देखते हुए आप में उसके प्रति या तो सकारात्मक अभिवृत्ति हो सकती है या फिर नकारात्मक अभिवृत्ति हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो एटीट्यूड जो है वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। ये जो होता है ये आपके सचेत विश्वास को प्रदर्शित करता है, और इम्प्लिसिट जो एटीट्यूड है ये आपके अंदर निहित होता है, यह आपके अचेतन विश्वास को प्रदर्शित करता है। और ये दोनों मिलकर ये तय करते हैं किस प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल एक परिस्थिति में रिएक्ट करेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका कैसे उत्तर हमने बनाया है। सबसे पहले एटीट्यूड के बारे में लिखा है। क्या है? ये एक ऐसा ट्रेट है, ऐसी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है,
ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो किसी विशेष इकाई का अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन करके स्वयं को प्रकट करती है। आप किसी सिचुएशन को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर उसके प्रति नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मिश्रित दृष्टिकोण या फिर मनोवृत्ति भी संभव है, जहाँ पर एक ही वस्तु के प्रति दृष्टिकोण या मनोवृत्ति में समय समय पर उतार चढ़ाव आता रहता है। फिर दोस्तों अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल देके आप यहाँ पे इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अशोक का आप एटीट्यूड यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि कलिंगा के युद्ध के बाद बिल्कुल परिवर्तित हो गया था और उसके बाद उसने धम्म घोषा की पॉलिसी अपना ली थी। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं कैसे एक व्यक्ति का एटीट्यूड एकदम से चेंज हो सकता है कोई भी सिचुएशन को देखते हुए, या फिर उसके इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके परिणामों को देखते हुए। अब अगर अकबर और औरंगजेब की आप बात करें तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही मुगल थे, लेकिन अकबर का जो एटीट्यूड था लोगों के प्रति, उसने उसको लोकप्रियता हासिल करवाई। वहीं पे औरंगजेब का जो एटीट्यूड था उसके कारण मुगलों का पतन होता चला गया। तो आपका एटीट्यूड जिम्मेदार है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं। आपके एटीट्यूड से ही हो सकता है कोई जगह प्रफुल्लित होने लगे, और आपके एटीट्यूड से ही हो सकता है कोई जगह या किसी एक साम्राज्य का या किसी एक एम्पायर का पतन होने लगे। फिर दोस्तों हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग गांधी जी का भी यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। गांधी जी ने हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा या सकारात्मक अभिवृत्ति रखी थी कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रति या फिर कुटीर उद्योगों के प्रति। इसकी वजह से भारत में खादी को प्रोत्साहन मिला। तो यानी जैसा आप एटीट्यूड रखते हैं उसी प्रकार से लोग भी उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। गांधी जी ने खादी के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड रखा, धीरे धीरे करके लोग भी खादी की तरफ आकर्षित होने लगे। खादी एक समय पे एक नेशनल सिंबल की तरह उभर के सामने आया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एटीट्यूड सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर एप्टीट्यूड की बात करें दोस्तों, तो एप्टीट्यूड है आपकी क्षमता जो कि आपको कुछ चीज़ को, किसी नई स्किल को सीखने में मदद करती है। ये आपकी इनेट कैपेबिलिटी होती है, इनेट कैपेसिटी होती है जो आपके अंदर निहित होती है, और ये आपको किसी भी स्किल के प्रति उत्सुक बनाती है, उसको सीखने के लिए आपको प्रेरित करती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लैंग्वेज सीखने का मन करता हो, भाषाओं के प्रति उसका रुझान हो, तो हम कहेंगे जो उसका एप्टीट्यूड है वो लैंग्वेज के प्रति है। तो इसके वजह से उसको मदद मिलेगी कई सारी लैंग्वेजेस सीखने में, जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी शब्दों को रटना अलग अलग लैंग्वेजेस के। यह व्यक्ति जिसका लैंग्वेज के प्रति रुझान है वो उनको आसानी से रट लेगा, आसानी से ग्रैस्प कर लेगा और आसानी से उसको अपनी भाषा बनाकर उसको यूज कर पाएगा। तो ये जो आपका कैपेसिटी है जो आपको कुछ सीखने में मदद करती है, जो क्षमता है, उसी को हम लोग एप्टीट्यूड या फिर अभिक्षमता कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अभिक्षमता कर लीजिएगा इसको। फिर दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ये भाषाई हो सकती है, कलात्मक हो सकती है, संगठनात्मक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है। जिस प्रकार की भी आपकी योग्यता है या फिर आपकी अभिक्षमता है, उस चीज़ के प्रति आपको ज़्यादा रुझान होगा, उसको आप आसानी से सीख पाएंगे। फिर दोस्तों दो प्रकार के ऐसे एप्टीट्यूड होते हैं, एक तो होता है मेंटल और एक होता है फिजिकल। जो फिजिकल एप्टीट्यूड होता है ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ से रिलेट करता है। भाई आपकी हाइट कितनी है, आपके चेस्ट का माप कितना है, ये आमतौर पर उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है जिनमें ज़्यादातर फील्ड जॉब करनी होती है या आपको ऑन फील्ड रह के काम करना पड़ता है। लेकिन मेंटल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो ये हमारे आईक्यू से संबंधित है और लगभग हर एक क्षेत्र में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये तो हमने समझा कि एप्टीट्यूड क्या होता है। अब अगर आप देखें एटीट्यूड, या फिर अगर एटीट्यूड को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एटीट्यूड है कोई भी सिचुएशन, कोई परिस्थिति को कोई व्यक्ति कैसे देखता है, क्या उसका व्यू होता है, क्या दृष्टिकोण होता है उस परिस्थिति के संदर्भ में। इसमें उसकी फीलिंग्स, उसकी विश्वास क्या रहते हैं किसी एक टॉपिक को लेके, उसका क्या दृष्टिकोण रहता है, क्या व्यवहार रहता है, ये सब मिलके किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को बनाते हैं। और ये एटीट्यूड आता कहाँ से? ये आता है मूल्यों से। एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस से उसके क्या मूल्य हैं, क्या उसकी धारणाएं हैं और क्या वो फील करता है या क्या उसकी भावनाएं हैं, ये सब मिला के किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, किसी एक ही मुद्दे पे दोनों के एक्सपीरियंस अलग अलग हैं, दोनों का दृष्टिकोण अलग है, दोनों की मानसिकता अलग है, तो वही मुद्दा दोनों को अलग तरीके से रिलेट करेगा। यानी अगर मान लेते हैं डाउरी या फिर दहेज प्रथा है, तो हो सकता है किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में इसमें कुछ गलत नहीं है, वो इसका समर्थन करता हो, और हो सकता है किसी व्यक्ति की नज़र में ये बिल्कुल गलत है, वो समझता हो कि इस प्रकार की प्रथाओं का प्रोत्साहन करने से जो लड़की वालों का परिवार होता है उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, उनको अलग अलग बर्डन झेलना पड़ता है। फाइनेंशियल बर्डन की बात करें आप, उसके अलावा उनको मानसिक तौर पर भी बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। तो ये पार्टी हो सकता है जिसको हमने बी कहा है और इसको हमने ए कहा है, तो हो सकता है ये जो बी पार्टी हो ये इसके प्रति बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण रखती हो, अलग ही अभिवृत्ति रखती हो, अलग एटीट्यूड रखती हो,
और वहीं पे जो ए पार्टी है ये मानती हो कि ये चीज़ सही है, ऐसा होना चाहिए। तो एक ही मुद्दे पे लोग अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार, अपने अपने मूल्यों के अनुसार, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार कुछ अभिवृत्ति, कुछ एटीट्यूड, कुछ दृष्टिकोण बनाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि यहाँ एम्पैथी के बारे में है या फिर सहानुभूति के बारे में है। क्वेश्चन में लिखा गया है सहानुभूति को परिभाषित कीजिए और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की क्या भूमिका है, इस पे विवेचना कीजिए। तो दोस्तों इसको शुरू करते समय आप एम्पैथी को डिफाइन कर सकते हैं, आप सहानुभूति को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि भाई एम्पैथी क्या है, किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को समझना ही एम्पैथी है, वो ही सहानुभूति है। और ये पब्लिक सर्वेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, यानी लोक सेवक के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको पब्लिक डीलिंग करनी होती है। और पब्लिक में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, जो वंचित वर्ग के होते हैं। तो उनकी समस्याओं को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, उनकी पीड़ाओं में जब तक आप उतर के देख नहीं पाएंगे, तब तक आप उनके लायक नीतियां नहीं बना सकते, तब तक आप ऐसे कृत्य नहीं कर सकते जो असल में उनका कल्याण करें, तब तक ऐसे लॉज नहीं आ सकते जो उनकी तरफ ही लक्षित हों। तो इसीलिए सहानुभूति एक पब्लिक सर्वेंट, एक लोक सेवक में होना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों आप लिख सकते हैं, अगर किसी को सहानुभूति या एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करनी हो तो उसमें सबसे पहले उसको अपनी लिसनिंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, यानी आप दूसरे की बात सुन तो सकें। भाई अगर आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते तो आप उसकी पीड़ा को समझेंगे कैसे? अगर आप हमेशा ये दृष्टिकोण रखते हैं कि जो आप सोचते हैं वही सब कुछ सही है, दूसरा व्यक्ति हमेशा गलत बोल रहा है, तो आप इसकी पीड़ा को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो एक अगर एम्पैथेटिक व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें इस प्रकार का मूल्य विद्यमान है या इस प्रकार के मूल्य को वो अपने जीवन में अपनाता है, तो वो इस एबिलिटी पे पहले ही चलता होगा, दूसरों को सुनता होगा, दूसरे के विचारों को सुनता होगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसके साथ कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आप किसी योजना का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जनधन योजना का एग्जाम्पल दे दीजिए कि उसके कार्यान्वयन में क्या समस्याएं हैं, क्यों गरीब व्यक्ति, क्यों दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति इसकी तरफ कम झुकाव दिखाता है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भाई अगर कोई भी नीति को आप बिना लोगों के कंसल्टेशन के, बिना उनकी समस्याओं को समझे हुए बनाएंगे तो उनको उस नीति से जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि एक सिविल सर्वेंट लोगों की समस्याओं को समझे और फिर जो भी संशोधन है वो इस कार्यक्रम में किया जा सके। तो ऐसे दोस्तों आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दे सकते हैं। फिर दोस्तों एम्पैथी की मदद से हम लोग जो वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी और भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर मानते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए यानी पीने के पानी के लिए किसी महिला को बहुत दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और वहां से वो पानी भर के लाती है, तब उसके घर में पीने का पानी आता है, तो आप ये समस्या को समझेंगे। और एज अ पब्लिक सर्वेंट अगर आप में एम्पैथी है, अगर सहानुभूति है, तो आप ऐसी स्कीम्स को, ऐसी नीतियों को यहाँ पे लागू करेंगे जो इस समस्या का समाधान कर सके। यानी आप ऐसी स्कीम्स पर ज्यादा जोर देंगे जो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर संबंधी समस्याओं को सुलझा सके। भाई अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि यहीं पे पास में ही इनके ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो गया या फिर नलकूपों की मदद से इनके घर में ही आप किसी प्रकार से अगर पानी पहुंचा सकते हैं, ऐसे किसी स्कीम पे, ऐसे किसी परियोजना पे आप काम करते हैं, तो आप इनकी समस्या को सुलझा पाएंगे। ये तभी संभव है जब आप इनकी समस्या को समझेंगे। अगर आप में सहानुभूति होगी तो आप उनकी समस्या को समझ पाएंगे, वरना आमतौर पर तो होगा अगर आप इनकी समस्या को समझेंगे ही नहीं तो आप कोई और प्रकार की यहाँ पे योजना चला रहे हैं, आप बैंक को इस क्षेत्र में लाने की योजना चला रहे हैं जिससे कि औपचारिक ऋण प्रदान किया जा सके। हालांकि लोगों की वहाँ पे उतनी ये समस्या ही नहीं है। सबसे जो ज़रूरी समस्या है वो है ड्रिंकिंग वाटर की, तो आप उसका निवारण करिए, पहले आप उसके ऊपर देखिए। अगर आप में एम्पैथी है, सहानुभूति है, तो आप इस प्रकार के कार्य बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जो भी नीतियाँ आप कार्यान्वित करेंगे वो बेहतर तरीके से लक्षित हो पाएगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार हमने बनाया है। पहले हमने लिखा है कि सहानुभूति होती क्या है। ये ऐसी क्षमता है जो दूसरे के भावनात्मक स्तर को महसूस करने में हमें मदद करती है, उसकी पीड़ा को समझने में हमें मदद करती है, इनफैक्ट खुद को उसके स्थान पर रख के देखने में ये हमें समर्थ, हमें सशक्त बनाती है। यानी हम स्वयं को किसी और के किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर रखते हैं और वहां पहुंच के उसकी भावनाओं का अनुभव करते हैं, उसकी क्या समस्या है उनको समझते हैं। और दोस्तों लोक सेवा जो होती है वो सरकार के बीच में और नागरिकों के बीच में एक कड़ी का काम करती है। ये नागरिकों की समस्याओं को सुनकर सरकार तक उसे पहुंचाती है, जिससे कि सरकार उसके समाधान के लिए प्रयास करती है। अगर ये कड़ी नहीं होगी या फिर इस कड़ी की दक्षता कम होगी या फिर ये कड़ी काम सही से करेगी नहीं, तो आप समझिए नागरिकों और सरकार के बीच में एक बड़ा सा गैप आ जाएगा। तो सरकार के द्वारा शुरू की जा रही योजना नागरिकों तक सही से पहुंच नहीं पाएंगी, जो एक्चुअल उसके लाभार्थी हैं, जो लाभान्वित होना
डिजर्व करते हैं उन तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सार्वजनिक सेवाओं में तो सहानुभूति का बहुत महत्व है। सबसे पहले ये आप में सुनने की क्षमता को विकसित करती है। जब आप दूसरे की बात सुनेंगे तभी आप उसकी समस्या को समझेंगे, तभी आप उसका निवारण कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ हम लोग पीएम उज्ज्वला योजना का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमारा फोकस ये रहता है कि दूर दराज के इलाकों में लास्ट माइल तक गैस सिलेंडर को डिलीवर किया जा सके, जिससे कि जो फायरवुड होती है या जो लकड़ी को जलाकर खाना बनाया जाता है या गोबर के उपले का प्रयोग किया जाता है उसको हम कम कर सकें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन बढ़ता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, देखा गया है कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो उतना प्रभावी नहीं रह पाया जितना उसको रहना चाहिए था या जितनी उससे हम लोग अपेक्षा कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक धैर्यवान लोक सेवक, एक ऐसा लोक सेवक जिसमें सहानुभूति का गुण है, वो लोगों की समस्याओं को सुन सकता है और उनके समाधान निकाल सकता है। अगर आपको सही समाधान मिल गए तो आप इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन में मदद कर सकते हैं, इसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं, इसकी प्रभाविकता को बढ़ा सकते हैं या फिर इसकी प्रभावशीलता को इंक्रीज करने में आपका अहम योगदान रह सकता है। फिर दोस्तों, एक ऐसा सिविल सर्वेंट जिसमें सहानुभूति का गुण है वो जनता के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। जनता के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना उसके जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। उसके निर्णय इस प्रकार होने चाहिए कि वो जनसंख्या के जीवन को बेहतर बना सकें। अगर किसी सार्वजनिक उद्देश्य के प्रति कोई भी लोक सेवक सहानुभूति रखता है तो वो उसको प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। अब उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम को लेके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि इसको संचालित करने के लिए एक सरकारी अधिकारी को पीने का पानी इकट्ठा करने में महिलाओं को होने वाली समस्याओं का आभास होना चाहिए, उसके प्रति उसको सहानुभूति रखनी चाहिए, तभी वह प्रभावी ढंग से इस कार्य को कर पाएगा और समय रहते या डेडलाइन के अंदर अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट करता जाएगा। वरना हमने देखा है कितनी ही परियोजनाएं आती हैं और वो समय से आगे चलती चली जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन पे उनके ध्यान दिया नहीं जाता। लेकिन इससे होता क्या है, इससे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनको लाभान्वित करने के लिए वो योजना बनाई जा रही है, उन तक एक्चुअल लाभ पहुंचते नहीं है और उनका जीवन स्तर बेहतर होता नहीं है। अब अगर ऐसी योजना को भी कोई सिविल सर्वेंट अटका देगा तो ये जो समस्या है पीने के पानी वाली वो चलती ही जाएगी। तो ऐसे में ज़रूरी है अगर उस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति हो तो वो त्वरित प्रभाव से इसका समाधान करने का प्रयास करेगा और इस योजना के कार्यान्वयन को बेहतर करेगा। फिर साथ में जो दोस्तों सहानुभूति है वो सत्ता के दुरुपयोग से आपको बचाती है। यदि किसी अधिकारी में सहानुभूति की कमी है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। अगर आप में सहानुभूति है तो आप अपनी जो त्रुटियां हैं उनको पहचान सकते हैं, आपके द्वारा क्या क्या एरर किए गए हैं, क्या क्या गलतियां की गई हैं उनको आप पहचान सकते हैं और उनको सही करने का प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने डोंगरिया कोंध ट्राइब का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें देखा गया था कि एक अधिकारी ने अपने पद का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था भूमि को हस्तांतरित करने के लिए एक बड़ी एंटरप्राइज को। उससे हुआ क्या, ये जो ट्राइब्स हैं इनके अधिकार छिन गए, इनकी भूमि छिन गई, इनके घर छिन गए और इनके साथ सामाजिक समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गईं। इस सब को अवॉइड किया जा सकता था अगर वो अधिकारी को इनके प्रति सहानुभूति होती, वो इनकी पीड़ा को समझ पाता, वो इनकी जगह पर खुद को रख के देख पाता कि भाई अगर ऐसा मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूंगा। अगर ये वाली क्वालिटी आप डेवलप कर लेंगे, ये आभास आपको हो जाएगा, तो आप बेहतर तौर पे ही एक अच्छे और प्रभावी शासक बन पाएंगे। तो दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चन का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में इसके आगे के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।